तो वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर नंबर 1171 आ चुका है और जिसका नाम है राग्नीर। और भाई इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है और यहाँ पे लोकी की जो ट्रेजेडी वाली कहानी वो भी खत्म हो चुकी है और सबको पता चल चुका है कि लोकी के साथ क्या क्या हुआ। और हमें शैंक्स के बारे में भी एक चीज पता चली है कि भाई वो बंदा अपना हाथ तुड़वाने के लिए कब से वेट कर रहा था। मतलब इस चैप्टर में एक ऐसा सीन है कि एक टाइम पे वो अपना हाथ उखाड़ने पे तुला था और भाई गेवान उसको रोकता है। और सीरीज की शुरुआत में भाई उसका हाथ कटने के बावजूद भी वो ज्यादा दुखी नहीं होता, मतलब खुशी होता है। तो उसका रीजन इस चैप्टर में पता चला है। और पूरी स्टोरी में शायद ही इमू ने इतनी बातचीत करी होंगी किसी चैप्टर में जितने की भाई इस चैप्टर में उसने एक्सप्लेनेशन दिए है और हरल्ड के बारे में बातें की है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कवर पेज दिया है। कवर पेज पे हमें जोरो दिया गया है जिसमें कि भाई उसके सर पे बिल्ली बैठी हुई है। और उसके बाद अपना ये चैप्टर शुरू होता है उसी कैसल से जहाँ पे ये सारा सिलसिला खत्म हुआ। और यहाँ पे गेवन बताता है कि अगर इस कंडीशन में हेराल्ड बाहर जाता तो बता नहीं सकते कि कितनी तबाही हो सकती थी उस कंडीशन में। क्योंकि यहाँ पे गेवन एक्सप्लेन करता है कि मैंने आज इतना हेल्पलेस महसूस किया है इस फाइट के दौरान कि जितने बार हम लोगों ने हेराल्ड को डैमेज किया है भाई वो बंदा हर बार अपने आप को रिपेयर करता गया और हमारे अटैक का उसको डैमेज का मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग बात है कि उसको कोई रोक भी सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे गेबान जारुल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि ये जो एल्बाफ का ट्रेजर है आखिर ये क्या चीज है और ये इतना पावरफुल भी था। तो भाई यहाँ पे जारुल एक्सप्लेन करता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो एल्बाफ का ट्रेजर डेविल फ्रूट है इसकी पावर क्या है और इतनी खतरनाक भी है। लेकिन यहाँ पे जारुल बताता है कि मुझे सिर्फ एक बात पता है कि अगर यहाँ पे लोकी नहीं होता तो मुझे नहीं पता। मतलब ये सोच के ही मुझे भाई रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या हो सकता था। यहाँ पे लोकी को मानना पड़ेगा कि हेराल्ड जैसे बंदे को उसने भाई खत्म कर दिया। लेकिन तभी उसके बाद अपना सीन जाता है शैंक्स की तरफ और यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक सीन है जिस टाइम पे शैंक्स मरीजुआ में था और भाई वो बात कर रहा है हेराल्ड से। तो हेराल्ड उसे बताता है कि अगर मैं यहाँ पे गॉड नाइट बन गया तो भाई एल्बाफ के लिए एक न्यू डॉन निकलेगा, मतलब एक नया सूरज निकलेगा और एक नई शुरुआत हो सकती है एल्बाफ के लिए। तो ये यहाँ पे उसको याद आता है कि हेराल्ड ने उससे कहा था। और तभी उसके बाद उसे याद आता है उसके बाप के बारे में, मतलब गार्लिंग के बारे में, जो कि उससे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए बस तुम उस चीज का नाम बताओ, मैं तुम्हारे सामने वो चीज लाके रख दूंगा। क्योंकि तुमने अभी तक जो भी लाइफ गुजारी है नीचे वो बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही बुरी है। मतलब भाई यहाँ पे गार्लिंग उस तरस खाता है और उसके बाद वो उस शैंक्स को कहता है तुम्हारी जो लाइफ थी नीचे वो सब तुम भूल जाओ। क्योंकि वहाँ पे जो कॉमनर है वो भाई लोग कहने के भी काबिल नहीं है, वो इतना गिरा हुआ मानता है यहाँ पे गार्लिंग उनको। तो भाई ये सीन याद करके यहाँ पे शैंक्स को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ को पकड़ता है और भाई उखाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसको गेबान रोक देता है और उसको रुकने के लिए कहता है कि ऐसा मत करो। तो गेबान उससे कहता है कि ये तुम्हारी बुरी आदत है शैंक्स, क्योंकि तुम हर बार अपने बर्थ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये सारी चीजें उसके वजह से हो रही है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो शैंक्स का बर्थ है वो पता है किस वजह से हुआ है, गार्लिंग के फैमिली से रिलेट करता है और वो बंदा इतना लसन है। तो ये यहाँ पे उसको बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे गेबान उसको गले लगा के शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे भाई शैंक्स उससे कहता है कि आखिर हेराल्ड को मरने की क्या जरूरत थी, मतलब वो बंदा इतना प्योर सोल था, उसके जैसे पर्सन की मौत हो गई। और यहाँ पे शैंक्स कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं थोड़ा फास्ट काम करता तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। मतलब भाई यहाँ पे शैंक्स खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि मेरे वजह से ये सारी चीजें हुई है और इसकी मौत हुई है। लेकिन उसको गेबान कहता है कि देखो तुम हर बार खुद को दोष नहीं दे सकते। और गेबान उसके बाद उसको कहता है कि देखो शैंक्स, तुम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका कोई रीजन है और तुम्हारी लाइफ का भी एक मीनिंग है कि आखिर तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हें थोड़ा होल्ड ऑन करके रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सेम चीज यहाँ पे रेली ने भी कही थी कि हर एक बंदे की लाइफ का एक मीनिंग है और एक टाइम आता है कि सारी चीजें कनेक्ट करते जाती है। तो भाई यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि यहाँ पे गेबान इसको रोकने को बोलता है और उसके बाद ये हाथ खुद उखाड़ने वाला था लेकिन आगे चल के लूफी को बजाते हुए उसका हाथ निकलता है। तो मतलब मानना पड़ेगा भाई ओडा सेंसे को। लेकिन तभी उसके बाद हमारा सीन जाता है लोकी और हेराल्ड के सामने और यहाँ पे लोकी बहुत ही डिप्रेसिंग मूड में बैठा हुआ है और उसके सामने हेराल्ड जो कि खत्म हो चुका है, वो उसकी बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है। और यहाँ पे लोकी कहता है कि क्या ऐसा होता है कि जब तुम अपने कंट्री को इतना प्यार करो तो क्या ऐसा रिजल्ट मिलता है। और वो कहता है कि भाई ये बहुत ही गलत बात, क्योंकि भाई हेराल्ड ने जो भी किया उसके कंट्री के लिए किया, जो भी राउट उसने पकड़ा हो, इसी बात को यहाँ पे लोकी बोल रहा है। लेकिन तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है मरीजुआ की तरफ, मतलब इस इमू की तरफ। और यहाँ पे इमू कहता है कि हेराल्ड बहुत ही एंशिएंट और रेयर जायंट था और उसके बाद उसे एक एनहांस मिला पावर का और एक अनडाइंग बॉडी मिली और उस चीज के वजह से वो सच में एक ट्रू मॉन्स्टर हो जाता है इस सारी पावर के वजह से। लेकिन तब भी किसी ने उसे मार दिया। और इमू उसके बाद कहता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है कि एल्बाफ में आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसने हेराल्ड को खत्म कर दिया। और भाई इमू की बातों से ये क्लियर हो जाता है कि इमू को भी नहीं पता कि हेराल्ड की मौत कैसे हुई और एल्बाफ के अंदर आखिर कैसी पावर है जिस वजह से भाई इसको भी डर लग रहा है। लेकिन तभी हम सीन देखते हैं 5 एल्डर्स और इमू
इमू का, जहाँ पे फाइल्डर्स कहते हैं कि हराल्ड ने जो अभिसर पेंटाग्राम कार्व किया है एल्बाफ के अंदर, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जाने के लिए। लेकिन तभी इमू उनको रोक देता है और वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर वहां पे और होली नाइट गए तो अपना ही लॉस होगा और अपने ही लोग मारे जाएंगे। मतलब भाई यहाँ पे इमो की भी फटके हाथ में आ चुकी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद शायद किसी ने इसके बंदे को मारा है जो कि इमोर्टल बॉडी में है, और वो भी हराल्ड जैसे स्पेसिमेन को, कि वो सच में एक ट्रू मॉन्स्टर है। इसके लिए भाई इसके फटके हाथ में आ चुकी है। और उसके बाद इमो कहता है कि जितने भी कोवेनेंट पैक्ट के बंदे, मतलब जितने भी कोवेनेंट पैक्ट वाले लोग हैं, जैसे कि हराल्ड भी उसमें से, तो भाई वो एक प्राइस के साथ आते हैं मुंह के लिए भी। मतलब इमो को भी यहाँ पे एक प्राइस चुकानी पड़ती है अगर एक कोवेनेंट वाले होली नाइट की मौत होती है तो। और भाई यहाँ पे हाफ रहा है, मतलब जब हराल्ड की मौत हुई तो भाई इसका इफेक्ट इमो के ऊपर भी हुआ है। इसके लिए भाई इसकी फटके हाथ में आ चुकी है। तो इमो यहाँ पे अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के इन सारे एल्डर्स को कहता है कि हराल्ड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि ह्यूमंस को प्लीज करने के लिए उसने अपना सर भी झुकाया, और उसे बस एक चीज चाहिए थी कि उसका जो नेशन है वो बाकी नेशन के साथ मतलब ट्रेड, ये एक्सपोर्ट, सारी चीजें कंटिन्यू हो जाए, उसकी कंट्री ओपन हो जाए। और हेराल्ड एक एंशिएंट जायंट होने के बावजूद शायद ये एक एबनॉर्मल है, क्योंकि एक एंशिएंट जायंट ऐसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता, क्योंकि भाई वो उनकी पूरी स्पीसीज एक वॉर लविंग स्पीसीज है। ये चीज एक एंशिएंट जायंट के लिए पॉसिबल नहीं थी। और उसके बाद इमो कहता है कि अगर हमने ऐसे ही हेराल्ड को वर्ल्ड गवर्नमेंट में शामिल कर लिया होता तो भाई उसका जो कोर एग्जिस्टेंस ही है वो पूरी अपनी वर्ल्ड गवर्नमेंट को तबाह कर देता। मतलब यहाँ पे इमो हेराल्ड को इतना पावरफुल मानता है। और उसके बाद इमो इन एल्डर से कहता है कि पूरे एल्बाफ की हिस्ट्री में और एल्बाफ के लोगों ने ऐसा किंग नहीं देखा होगा आज तक। और उसके बाद यहाँ पे इमो कहता है कि एक एंशिएंट जायंट जिसने कोऑपरेटिवली एक कोवेनेंट पैक्ट को अपना लिया, ये अपने लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तब भी इसका रिजल्ट इतना डिसअपॉइंटिंग निकला। लेकिन उसके बाद इमो एक बात कहता है कि यहाँ पे हिस्ट्री कभी गलत नहीं होती और हम लोग हमेशा इनकम्पेटेबल है एक दूसरे के लिए। मतलब यहाँ पे मरीजुआ और एल्बाफ मतलब हमेशा अपोजिट ही रहने वाले हैं। और उसके बाद इमो कहता है कि नेवर फॉरगेट एल्बाफ इज ऑफ द डी। मतलब भाई कभी भूलना मत कि एल्बाफ जो है वो डी के लोगों का है। मतलब भाई ये कट्टर दुश्मनी वाले हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ के कैसल की तरफ, जहाँ पे एल्डर जरूर लोकी को कहता है कि इसके बाद जो अपनी एल्बाफ है, अपनी कंट्री है, वो बहुत ही प्रॉब्लम और केओटिक मोड में चले जाएगी, क्योंकि अपना किंग खत्म हो चुका है। लेकिन लोकी यहाँ पे जरूर को कहता है कि मैं जितने भी बचे हुए सोल्जर है उन सबको लेके समुद्र की तरफ जाने वाला हूँ। लेकिन तभी ये सुनने के बाद जरूर उससे पूछता है कि तो फिर हेराल्ड की फाइनल विश जो थी, रिक्वेस्ट, उसका क्या होगा? कि जो यहाँ पे हेराल्ड ने कहा था कि यहाँ पे जितना भी सीन हुआ वो सारी चीजें तुम लोगों को, एल्बाफ के लोगों को बता देना। लेकिन तब हम यहाँ पे देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए और लोकी वहाँ पे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं ये सारी चीजें इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता, तो तुम लोग भी ये सारी चीजें यहीं पे छोड़ दो। और यहाँ पे जो भी हुआ उसका एक शब्द भी बाहर किसी से कहना मत। मतलब भाई ये जो डिसीजन था कि किसी को नहीं बताना कुछ भी, ये डिसीजन लोकी ने लिया। और मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस चैप्टर में कि भाई ये डिसीजन लोकी लेगा और कोई ले नहीं सकता। लेकिन तभी जारुल को भी टेंशन आता है और वो कहता है अगर ये चीज हम उन लोगों को नहीं बताते तो तुम्हें क्या लगता है सारे लोग किसे ब्लेम करने वाले हैं? लेकिन यहाँ पे लोकी कहता है कि जैसे कि हमेशा होता है, मतलब लोकी के ऊपर ये सारा दोष आने वाला है। लेकिन उसको लोकी कहता है कि अगर मैं किंग बन भी गया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो मेरे फादर के आइडियल्स है उनके ऊपर मैं खरा उतर पाऊंगा? क्या ये पॉसिबल भी है? क्योंकि भाई दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि जैसे कि इमू ने भी कहा हेराल्ड एक वन ऑफ अ स्पेसिमेन है जो कि इन एंशिएंट के रेस में आया है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये एबनॉर्मल बंदा है। तो यहाँ पे लोकी भी वही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने फादर्स के आइडल को फॉलो और वैसी चीजें नहीं कर सकता जैसे कि मेरे फादर ने की है। और उसके बाद लोकी कहता है कि मैं अपने तरीके से ये सारी चीजें को हैंडल करना चाहता हूँ, और अभी मुझे जो एबिलिटी मिली है, ये जो पावर मिली है, इसकी हेल्प से ये जो सारा मैटर है ये मैं खुद ही सेटल करूंगा जितने भी सोल्जर अभी बचे हैं उनके साथ। तो ये सुन के जरूर उससे कहता है कि पागल मत बनो लोकी, क्योंकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और तुम्हें जितना ये आसान लगता है उतना ये आसान है नहीं। तो तभी भाई यहाँ से लोकी चला जाता है, मतलब जा रहा होता है। और यहाँ पे उसके बाद हमें शैंक्स और गैवन देखने को मिलते हैं जो कि लोकी की तरफ देख रहे हैं। और इसी के साथ अपना ये फ्लैशबैक है, मतलब ये लोकी की जो कहानी है ये खत्म हो चुकी है। और ये हमें नहीं बताया गया कि आखिर लोकी को रोका किसने। तो शायद इसके बाद का जो फ्लैशबैक है जो कि लोकी को किसने रोका, ये शायद हमें किसी और चैप्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गैवन और शैंक्स को देख के तो पता लगता ही है कि ऐसा हो सकता है शैंक्स और गैवन फाइट करते हैं उसके बाद लोकी रुकता है, तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। तो तभी अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है अपने प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पे अपने को कैसल दिखाया जाता है और स्टोरी अभी खत्म हो चुकी है और अपना सीन आ चुका है प्रेजेंट टाइम में। और हमें एल्बाफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे और लोकी कहता है कि ये सारी चीजें होने के बाद मैं अपनी बोट लेकर और जो सोल्जर बचे थे उनको लेकर समुद्र की तरफ निकल गया। और उसके बाद वो कहता है कि जब तक तुम लोग, मतलब हजरुद्दीन और उसके दोस्त तब तक वापस नहीं आते तो सारे लोगों ने मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था कि इसी ने हेराल्ड को मारा है। और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि मैं इस नैरेटिव को चेंज करूं, क्योंकि
उससे नहीं करना था। और यहाँ पे लोकी कहता है कि ये मैंने इस वजह से नहीं किया कि मुझे ब्रैग करना था कि मैंने हराल को मारा है या ऐसा वैसा कुछ, मैंने ये इस वजह से किया क्योंकि अगर मैं बता देता इन लोगों को सबको कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ तो मेरे फादर ने जितनी भी मेहनत की है उन सब पे पानी फिर जाता, और मैं ये नहीं करना चाहता था। और ये सारी चीजें सोच के मैंने किसी को भी नहीं बताया कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। और वो हजरतुद्दीन को क्वेश्चन करता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ये सारी चीजें सब मतलब एल्बम में जितने भी लोग हैं उन सबको बतानी चाहिए? तो तभी हमें सीरियस एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं जिसमें कि हजरतुद्दीन भी है, गैबान भी है और लूफी भी है। तो यहाँ पे गैबान हजरतुद्दीन से कहता है कि ये जितने भी बातें कह रहा है ये सारी सच है। और ये सारी चीजें सुन के लूफी भी बहुत ही सीरियस हो चुका है। और आखिरी में लोकी कहता है कि अगर तुम्हें समझ आ गया तो ठीक, क्योंकि मैं फिर से वो सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और वो मैं फिर से रिलीव नहीं करना चाहता। तो तभी उसके बाद जहाँ पे लोकी को बांधा गया था तो वहाँ पे हजरतुद्दीन आता है और वो कहता है कि एल्डर जारुल जो थे वो हमेशा तुम्हारे एग्जीक्यूशन के अपोज में थे, और मैं ये समझता हूँ कि क्यों तुमने ये सारी चीजों को सीक्रेट रखा। और जो हमारे फादर ने डेथ चूज की गवर्नमेंट के मैनिपुलेशन की वजह से, और इसकी वजह से ये भी पता चलता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमारी एनिमी है बहुत पहले से, और मुझे पता नहीं कि उन्होंने हमारे फादर के साथ क्या किया। तो उसके बाद गैवन कहता है कि हाँ ये बातें तो सच है, लेकिन अभी उन लोगों ने बहुत सारे होली नाइट को यहाँ पे भेजा है और उन लोगों का कुछ कनेक्शन है हेरल्ड के साथ, क्योंकि हेरल्ड की सारी चीजें हुई थी जो मरिजवा में, उसका किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो चीजें क्या थी, लोगों को भी नहीं पता और किसी भी नहीं। लेकिन गैवन इन लोगों को कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल से शैंक्स ने गैवन को बताया होगा कि आखिर हेरल्ड को क्या क्या चीजें करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे ये सारे लोग कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं इसकी आसान, मतलब गैवन को कहते हैं, क्योंकि हमें और कोई भी रीजन नहीं चाहिए हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भाई ये सीन में हमें जोरो और सांजे भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सीरियस लग रहा है। और यहाँ पे हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई हजारुद्दीन ने लोकी को फ्री कर दिया है और वो लोकी से कहता है कि लोकी हम दोनों ही अपने फादर के बारे में सेम फील करते हैं और एल्बफ के लिए अभी हम दोनों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे लोकी फ्री हो चुका है और ये देख के लूफी भी बहुत खुश हो चुका है कि अभी लोकी फ्री है, क्योंकि भाई ये तो उसे उसकी टीम में शामिल करने में लगा है। लेकिन तभी थोड़ा एक मॉन्स्टर का आवाज आता है लोकी को, और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वहां पे एक मॉन्स्टर गिर चुका है जहाँ पे कि ये सब लोग थे, और भाई वो इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा है इन पे अटैक करने के लिए। और ये लोग सब कहते हैं कि इसके जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर ऊपर वहां घूम रहे हैं। लेकिन ये देख के हजरुद्दीन कहता है कि आखिर ये आया कहाँ से, और ये तो एक ड्रॉगर है, मुझे नहीं पता था कि ये सच में होती। तो ड्रॉगर यहाँ पे एक नॉर्स माइथोलॉजी का अनडेड मॉन्स्टर होता है जिस जैसा ये लग रहा है यहाँ पे, बस ये साइज में बहुत ही बड़ा है। तो लोकी ये देख के खुश होता है और वो कहता है कि वार्म अप के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, तो एक काम करो तुम लोग निकलो, मैं जंप करके ऊपर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पता नहीं चला कि आखिर की लोकी के पास एक्चुअली फ्लाइंग एबिलिटीज है या नहीं, तो शायद हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में तो नहीं बताई गई। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये देख के हजरुद्दीन और उसकी टीम ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बोट में बैठ के निकलने वाले थे। और वो लोकी से कहते हैं कि हमें पता है हमने तुम्हें बहुत जलील किया है और बहुत सारी चीजें कही है कि तुमने अपने किंग को खत्म कर दिया ऐसा वैसा, तो हम उन सब चीजों के लिए माफी मांगते हैं, वी आर सॉरी। तो भाई ये सब सॉरी कहते हैं लोकी को। लेकिन वो एक बात और कहते हैं कि लेकिन तुमने ये छोड़ के जो बाकी के कांड किए हम उसके लिए तुम्हें माफ नहीं करने वाले। तो लोकी यहाँ पे चिढ़ के कहता है कि अपना काम करो और निकलो जल्दी यहाँ से। और भाई लोकी यहाँ पे उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि मैं अभी बहुत ही फ्रीली मूव कर सकता हूँ। और भाई यहाँ पे लूफी भी हंस रहा है, वो यहीं पे रुका है। लेकिन उसके बाद हम चॉपर और गैबन को देखते हैं और भाई चॉपर उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ही डर चुका है। तभी उसी बात गैबन उसको कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी यहाँ पे टेक केयर करना चाहते हो, लेकिन मेरा बेटा है जो कि ऊपर बहुत ही उसको डैमेज मिला है और वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो उसको तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। और ये सुन के चॉपर बहुत ही खुश होता है कि तुमने बहुत ही सही बात कही है, हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे चॉपर को बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पे सांजी इन दोनों को उठा के लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सांजी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों तो यहाँ पे नीचे रुकने वाले थे नहीं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लोकी और लूफी के बीच में, और लोकी लूफी को कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे रुक के कर क्या रहे हो। लूफी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फाइट करते वक्त दिखना चाहता हूँ। तभी उसके बाद लोकी सीधा जंप करता है उस मॉन्स्टर की तरफ और वो कहता है कि ठीक है तो इसे दिखाते हैं अपनी ताकत राग्निर। और यहाँ पे राग्निर भी तैयार हो चुका है और हमें एक मॉन्स्टर दिखा जाता है सामने जो कि इसके तरफ ही बढ़ रहा है। और भाई यहाँ पे हथौड़ा घुमा देता है, मतलब राग्निर को घुमाता है लोकी, और अगले ही सीन में वो अटैक करता है उस मॉन्स्टर पे और वो मॉन्स्टर पूरा फ्रोज हो जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर क्रैक भी आते हैं। और उस अटैक का नाम होता है नेल्फहाइम। और नेल्फहाइम मतलब नॉर्स माइथोलॉजी में एक आइस वर्ल्ड, एक डार्कनेस वर्ल्ड है, और इसी से पता चलता है कि ये पावर भी वैसी है जिस वजह से ये मॉन्स्टर पूरा आइस में कन्वर्ट हो चुका है और उसके ऊपर क्रैक भी आ रही है। तो भाई ये अटैक देख के लूफी भी शॉक होता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के ऊपर पूरे क्रैक्स आ रही है और शायद वो वैसे ही खत्म हो रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।